फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 के पहले पेपर को, जो कि आपका रहता है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार का। ये पेपर आपका 50 नंबरों का रहता है, जिससे आज की इस क्लास के हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर 2 घंटे का इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको समय भी मिल जाता है। इससे पहले के 2016 का पेपर हो गया आपका, 2017 का हो गया, 2018 के जितने भी पेपर हैं, ये सारे पेपर सभी सब्जेक्ट के हम आपको इसी चैनल पर सॉल्व करवा चुके हैं। और जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको इसी चैनल पर बनाकर दे दी है। यूपी डीएलएड PYQ थर्ड सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है, उससे जाकर आप चेक कर लीजिए। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर PYQ की प्लेलिस्ट, उसमें सारी प्रीवियस क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस क्लास को दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यह आपका पहला पेपर होगा 2019 का, जो कि आपका रहता है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर बताना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, बता दीजिए, आपको डरना नहीं है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य, सीखने के से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं, ये मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो सारे ऑप्शन राइट हैं, तो इसके लिए उपयुक्त सभी जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं ये मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसकी होती है। ठीक है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसकी होती है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता छात्र, शिक्षक और अभिभावक और समाज सभी को होती है। ठीक है, तो मूल्यांकन की जो शैक्षिक आवश्यकता है वो किसको होती है, वो छात्र को भी हो सकती है, शिक्षक को भी होती है, अभिभावक और समाज को भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी को, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होने जा रहा है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। यहाँ पर आपको बताना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी को ही केंद्र में मानकर मूल्यांकन किया जाता है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है और बालक मतलब विद्यार्थी। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप इंपॉर्टेंट नोट कर लें। परीक्षा में दोबारा से प्रश्न रिपीट हो सकता है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए PYQ की सीरीज आपको लगातार उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न, सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पर आपको बताना ही होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं कि सतत मूल्यांकन से आखिर तात्पर्य क्या है। तो सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, सत्र में 2 बार परीक्षा कर लेना, या फिर सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, या फिर सुविधानुसार परीक्षा लेना, या फिर सत्र प्रारंभ से सत्र के अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करते रहना। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सत्र जैसे ही प्रारंभ हुआ, सत्र प्रारंभ से लेकर सत्र के समाप्त तक। ठीक है, विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। जो शैक्षिक शोध होता है उसको सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी कि जो शैक्षिक शोध होता है उसको सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है। ठीक है, जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया है उसमें नवाचार क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन ए में बताया गया कि अभिक्रमित अनुदेशन देना, या फिर टोली शिक्षण, या फिर खुली कच्चा कच्च, या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है इसमें ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जो नवाचार की कैटेगरी में सारे ही ऑप्शन आ जाते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुली कच्चा कच्च, टोली शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, ये सारे के सारे जो हैं वो नवाचार हैं, किसमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया कि बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन इसमें आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आपका विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्यांकना। ठीक है, तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है
उसके अंतर्गत मूलों के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कौन सा नहीं आता है? ये होता है आपका मूल्य आंकना। ठीक है, कौन सा? मूल्य आंकना। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये तीनों पक्ष आते हैं। मूल्य ब्लूम का जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपका विश्लेषण भी आ जाएगा, संश्लेषण भी आ जाएगा और मूल्यांकन, ये तीनों आते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि नहीं आता, तो नहीं आता कौन सा नहीं होता है? मूल्यांकन, ये नहीं होता, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, ब्लू प्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लू प्रिंट है वो प्रश्न पत्र निर्माण की एक आधारशिला है। ठीक है, यानी कि स्टेप्स होती है जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है, उसमें एक स्टेप्स होती है ब्लू प्रिंट तैयार करना प्रश्न पत्र का। ठीक, तो क्या किसकी ये आधारशिला? ये प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है, तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या का तुरंत हल करना, समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या हल। तो क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार होता है वो होता है समस्या भी हमारी है तो हल भी हमारा ही होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, समस्या भी हमारी, हल भी हमारी, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 11, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका परिकल्पना। ठीक है, आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न हुई है और आप उसका कोई आंसर यानी कि उसकी जो है वो उत्तर वहाँ पर सोच रहे हैं। ठीक है, पहले से उसका उत्तर प्रस्तावित करते हैं कि ये इसका उत्तर हो सकता है या ये इसका समाधान हो सकता है इस समस्या का। तो वही जो आप पहले से गैस करते हैं वही परिकल्पना कहलाती है, उपकल्पना कहलाती है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना कहलाता है। ये एक डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं परिकल्पना की। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है वो होता है भैया निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है, जो क्रियात्मक शोध आप कर रहे हैं उसका निष्कर्ष पर पहुंचना ही अंतिम चरण होता है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अब आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ये बताइए, तो बच्चे को पता होगा। आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है ये किस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, ये स्मृति संबंधी है, विचारोत्तेजन है, या तर्क संबंधी है, या आपका विकासात्मक है? तो ये आपका स्मृति संबंधी, यानी कि ये ध्यान से रिलेटेड है, आपकी याददाश्त से रिलेटेड है कि अगर आपको पता होगा, याद होगा तो आप बता सकते हैं कि भैया कि दिल्ली का जो लाल किला है वो उस व्यक्ति ने बनवाया था। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये स्मृति संबंधी है। कैसा प्रश्न है? ये स्मृति संबंधी। आपसे ये पूछा जा रहा है ये स्मृति संबंधी प्रश्न है, तो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? जो सामुदायिक सहभागिता है उसमें नवाचार क्या है? क्या एनसीसी, क्या स्काउटिंग, या रेड क्रॉस संस्था? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ये सामुदायिक सहभागिता में नवाचार के साधन है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ा अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ का मतलब पता ही होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अभी आप ये पढ़ रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का नहीं? बहुविकल्पी प्रश्न को ही वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। एकांतर पद हो गया आपका, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, ये मिलान पद हो गया। ठीक है, ये मिलान पद भी आपका वस्तुनिष्ठ ही होता है। जिस तरह जिसमें यहाँ पर खंड आ में आपको कुछ दे दिया जाता है और खंड बा में आपको दूसरा सेंटेंस दे दिया जाता है, इधर से आपको ऐसे मिलाना होता है तीर के माध्यम से, वो आपको मर्जी रहती है आप जैसे चाहे मिलाएं। तो ये भी एक तरह से जो है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है। एकांतर वाला भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहता है। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ये वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, ये आपका लघु उत्तरीय में आपको रिटन में देना होता है आंसर। ठीक है, तो लघु उत्तरीय जैसे ये अति लघु उत्तरीय है, आपको यहाँ पर भी रिटन आंसर देना है। इसी तरह से इसके जस्ट बाद लघु उत्तरीय स्टार्ट हो जाता है प्रश्न, तो वहाँ पर आपको रिटन में आंसर देना हो, तो वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं होता है। तो आपसे यही पूछा गया कि नहीं कौन सा है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही धमाकेदार तरीके से कराई जाएगी। सारे PYQ की जो सीरीज है वो आपको लगातार दी जाएगी। अब तक जितने भी परीक्षा हो चुकी हैं 2024 तक, 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हुए सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, क्योंकि PYQ से 50% प्रश्न रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 16
नंबर का है मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है? किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है और किसी भौतिक राशि को किसी मात्रा में संचित रूप से व्यक्त करना मापन का प्रतीक कहलाता है। ठीक है, मापन का जो प्रतीक है उससे आपका क्या मतलब है? तो यहाँ पर आपको बताया गया कि किसी भौतिक राशि की मात्रा में संचित रूप से व्यक्त करना मापन का प्रतीक कहलाता है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न संख्या 17 व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिख दीजिए। तो लिख देंगे व्यापक मूल्यांकन का अर्थ फटाफट। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जो कि विद्यालय में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। व्यापक मूल्यांकन में छात्र के विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 परीक्षण में वैधता से आपका क्या तात्पर्य है? कोई परीक्षण कितना वैध है ये भी देखना पड़ता है। तो परीक्षण में वैधता ये बताते हैं कि परीक्षण पर प्राप्त जो अंक है वो किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से बिल्कुल मुक्त हैं। ठीक है, तो परीक्षण में वैधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परीक्षण जो है वो आपका वैध होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा प्रश्न संख्या 19 से इस शिक्षा में नवाचार का अर्थ बता दीजिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नए नए साधन, नई नई तकनीकियों, नई नई विधियों को शैक्षिक रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसे हम शैक्षिक नवाचार कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शैक्षिक शोध क्या है? तो शैक्षिक शोध जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन है वो क्या है, तो इसे आप बोल सकते हैं कि ये एक शैक्षिक शोध है। चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्रियात्मक शोध बताइए। तो क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इसी को हम क्रियात्मक शोध बोल देते हैं। प्रश्न संख्या 22 है क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखिए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उपकरण इस प्रकार से हैं: प्रोफार्मा प्रश्नावली और साक्षात्कार अथवा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, ये क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण आप मान सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है परिकल्पना क्या है? तो परिकल्पना एक अवधारणा या विचार है। परिकल्पना क्या है? एक अवधारणा है, ये एक विचार होता है जिसे कोई भी व्यक्ति अनुसंधान और प्रयोगों के माध्यम से परीक्षण करते हैं। प्रश्न संख्या 24 लिखित परीक्षा की उपयोगिता बता दीजिए। तो लिखित परीक्षा की उपयोगिता से लाखों शिक्षार्थी एक ही समय में प्रश्न पत्र का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 के बाद आपका प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्रश्न संख्या 25 में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर सामाजिक के कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? सामाजिक कौशल मूल्यांकन जो है इसके उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण निम्नलिखित हैं: जांच सूची, क्रम निर्धारण मानपन, इसके अलावा संख्यात्मक पैमाने और रूब्रिक। ठीक है, ये जो है वो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की जो आवश्यकता है वो क्या है? तो सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर बताई गई। सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता का आशय मूल्यांकन के जरिए सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है, जिससे सामाजिक पूंजी का विकास होता है और क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 मांसपेशियों और आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? ठीक है, मूल्यांकन के अलग अलग पक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे क्रियात्मक पक्ष हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पूछा गया कि जो मांसपेशियां और आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो जो मांसपेशियां हैं और जो आंगिक गतिविधियां हैं ये मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष, कौन से पक्ष? क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 28 मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो आप बता सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो गया आपका कहानी हो गया, कथन हो गया, घटना हो गया, चित्र वर्णन हो गया, भाषण, अभिनय आदि, ये सारे के सारे मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। इसी के साथ प्रश्न संख्या 19 से उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिख दीजिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? दो विधियां इसके निम्नलिखित हैं: प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उसे दूर करने के उपाय बताना। दूसरा आपका छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों की अपनी जो पर्सनल विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनके अनुसार उनको विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके शिक्षण की व्यवस्था करना। ये अंतिम प्रश्न होगा आज की इस क्लास का। प्रश्न संख्या 30 क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यक
आवश्यकता बता दीजिए। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता क्या है? तो क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता से आस है शैक्षिक समस्याओं के तात्कालिक समाधान की व्यवस्थित और वैज्ञानिक विधि से। तो इस तरह से आपके आज के ये जो प्रश्न पत्र ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो अलग से आपको क्लास में करवाए जाएंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।